वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा एंड आई सिक्योर्ड रैंक 1 CGPSC 2019 और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेपर 3 पार्ट 3 सीजी हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो ये मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये मेरा हाल ही में बनाया गया टेलीग्राम चैनल है। स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो कॉमन स्ट्रैटेजी हमने फॉलो करी बाकी पेपर्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस, फिर हम लोग देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, फिर इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस में हम देखेंगे कि फोकस एरियाज कौन से हैं सिलेबस में। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने नोट्स किस टाइप से बनाए हैं इस एरिया के। फिर हम लोग देखेंगे मेरे मॉक टेस्ट के कुछ पेपर्स और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि 2019 मेंस पेपर का कैसे डीलिंग करी मैंने और कैसे एक पर्टिकुलर मॉडल आंसर आना चाहिए था उस पेपर के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। ये है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का सिलेबस जिसमें एंशिएंट का कोई पार्ट दिया हुआ है, फिर लोकल डायनेस्टीज है, फिर कल्चुरी और मराठा है और ब्रिटिश से लेके जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री रही है फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट से लेके वो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न छत्तीसगढ़ हिस्ट्री जिस प्रकार से इंडिया का डिवीजन रहा है उसी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं इसके बेसिस में। ये है लिस्ट ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये एक PDF बनी हुई है, इसको मैं रोल कर देता हूँ जिसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश रूल से कुछ आए हुए क्वेश्चन, फॉर्मेशन और छत्तीसगढ़ स्टेट से छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, जमींदारी से क्वेश्चन आया हुआ है 8 मार्क्स का, फ्रीडम मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब मॉडर्न CG जो हिस्ट्री है वहाँ से डोमिनेंट क्वेश्चन दिखे हैं यहाँ पे। कल्चुरी से रेगुलर क्वेश्चन आया है। मेजर डायनेस्टीज से कुछ क्वेश्चंस आए हैं और यूजुअली रूलर के बारे में, दीवरदेव, त्रिकलिंगाधिपति वाले से भी आया हुआ है क्वेश्चन। शरभ राज से क्वेश्चन आए हुए हैं, कीर्मतासा, प्रफुल्ल कुमार द्विवेदी, महाशिव गुप्ता। तो कुल मिला के जो मेजर डायनेस्टी वाला पार्ट है यहाँ से बेसिकली रूलर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। और जिसके पहले जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री था ये इवेंट बेस्ड थे जो कि पैरेलल चल रहे थे नेशनल मूवमेंट से। तो मॉडर्न में मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, जो डायनेस्टीज है उसमें जो पर्सनालिटीज है, किंग्स है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। मराठा से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके सिस्टम्स पे ज़्यादा बेसिस है, सूबा सिस्टम, लाखा बाटा सिस्टम, कुछ रूलर्स के बारे में, कमा मिसदार, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ से। रिवोल्ट ऑफ 1857 में वंस अगेन पर्सनैलिटीज़ है, हनुमान सिंह, सार्जेंट फिडवेल, सुरेंद्र साय, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन है 1857 में। वर्कर, पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट वही रहा है। वर्कर मूवमेंट जो है उन्होंने डोमिनेट किया है और ट्राइबल मूवमेंट ने किया है। तो अब हो सकता है पीसेंट मूवमेंट पूछे, तो अगर वर्कर हो गया है, ट्राइबल हो गया है, तो इससे आपका एनालिसिस हो रहा है कि आपको पीसेंट मूवमेंट प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिया तो फोकस किस में करना है। वापस सिलेबस में चलते हैं। मुझे लगता है जो फोकस एरियाज में होना चाहिए, जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, वो पहला ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना है मॉडर्न CG हिस्ट्री। अगर आपको पहले की हिस्ट्री आती भी नहीं है, आप डायरेक्ट मॉडर्न पे जंप कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ज़्यादा कनेक्शन नहीं है और ये इंडिपेंडेंट स्टार्ट होता है। तो 1900 पोस्ट 1900 जो भी इवेंट्स हुए हैं छत्तीसगढ़ में वो आप रट लीजिए। और इसमें मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है CG हिस्ट्री का जो पोर्शन है, और एक जो बिगनर जब भी CG हिस्ट्री करता है, तो पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, CG हिस्ट्री क्लास करने के बाद जब क्रोनोलॉजी बताना चालू किया, रूलर्स याद करवाने चालू करे कल्चुरी के, मराठा के, तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड लौटा था उस दिन उस पर्टिकुलर कोचिंग से। मुझे लग रहा था कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट वाली प्राइवेट जॉब ही कर लेनी थी। एंड मैं अपने सीनियर के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझसे रटा नहीं रहा है, मुझे लग रहा है मैं अब CGPSC छोड़ूंगा। तो उन्होंने यही बोला कि देखो रटना तो है ही है, अब तुम रो के रट लो या हंस के रट लो, ये तो मगडप वाले फैक्ट्स नहीं है, आप देख लो इसमें एक एक करके रट लो या एक साथ रट लो, धीरे धीरे करते रहो तो वो हो जाता है। तो उस टाइम इनिशियली हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिलेबस है और आप नहीं कर पाएंगे, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव बीन देयर। और उस पूरे पेपर 3 में सबसे ईजी पोर्शन है और जिसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, दैट इज छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि CG हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा लेकिन ओवर द ईयर्स आपको रियलाइज होगा इट इज़ वेरी लेस। जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पूरा जो है ना वो पॉलिटी से कम है, इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री से कम है, एंड सबसे छोटा पार्ट है ये।
पबैट से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, ज़्यादा स्कोप नहीं है क्वेश्चन पूछने के, और एक रेपिटेटिव पैटर्न्स में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में डिसहार्टन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को लेके, रूलर्स याद नहीं हो रहे हैं, टाइमलाइंस याद नहीं हो रही है, तो लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ओवर द ईयर्स आप बार बार देखेंगे ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो आपको फोकस एरिया बता देता हूँ ताकि आपको फायदा होगा। पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए पोस्ट 1900 पार्ट का। दूसरा ये है, जो ये वाले कीवर्ड्स हैं सिलेबस के जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके एक पेज के नोट्स बनते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन से। जैसे ब्रिटिश छत्तीसगढ़ अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, ये है फॉर्मल स्टेट एंड जमींदारियाज, ये वाला जो पार्ट है बहुत इजी है, एक पन्ने में बन जाएगा। फ्यूडेटरी स्टेट्स आधे पन्ने के नोट्स हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 भी 2 पन्ने के नोट्स हैं, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। वर्कर मूवमेंट 2 पन्ने के नोट से बन जाएंगे, आपको दिखाऊंगा आगे। पीजेंट मूवमेंट 2 पन्ने के नोट से बन जाएंगे। ट्राइबल मूवमेंट थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन 4 पन्ने में ये भी हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो आपको बता दूंगा कि किस टाइप से डील करना है इनसे। फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट कुछ नहीं है, क्रोनोलॉजी है। या तो हम 1905 से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये जो हमारा स्टेट फॉर्मेशन हुआ 2000 तक, तो इतने ज़्यादा एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या टाइमलाइन हुआ, क्या पॉलिटिकल एजिटेशंस हुए, कितना ज़्यादा लेजिस्लेटिव कुछ हुआ होगा, किसी ने इंडिपेंडेंटली जो सिविल एजिटेशन हुआ था, एसोसिएशंस बनाई गई थी, वो सब आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है। तो ये जो मॉडर्न डेज जितने भी मैंने अभी ब्लू से काटे हैं ना सिलेबस के कीवर्ड, मुझे लगता है कि ये आप हैंडल कर सकते हैं। आप फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, अगर एक दिन बैठ जाएंगे ना तो ये सब कीवर्ड हो जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनके नोट्स बने मतलब समझ लीजिए प्रिपेयर हो गए। अरे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देंगे। और खासकर जो मर्जर और स्टेट्स वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसके नोट्स मेरे पास 2 साल पहले से बने हुए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो जुलाई वाले मेंस में आ ही गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको जहाँ सब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पे फोकस करिए। उसके बाद आके उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से जो जो एक एक पन्ने में हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, जिनका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, जिनके लिए कोई भी प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको, उनको कर लीजिए। तो इट इज़ अ बेटर वे टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, और इसी को फॉलो करिए हर एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। कल्चुरी वाला जो पार्ट है, कल्चुरी वाला पार्ट थोड़ा सा वाइड है, लेकिन कल्चुरी में अगर रूलर से फोकस करेंगे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। सिमिलरली विद मराठा। और लास्ट में मैं बोलूँगा आपको, यहाँ पे सेकंड में आप कैसे कर लीजिए, कल्चुरी कर लीजिए, मराठा कर लीजिए, और लास्ट में आप एंशियंट वाला पार्ट कर लीजिए, एंशियंट प्लस लोकल डायनेस्टीज, ठीक है। सबसे पहले आपको मॉडर्न करना है, उसके बाद मॉडर्न के साथ साथ आपको ये 1 पेज वाले जो नोट्स हैं वो कर लीजिएगा आप। मॉडर्न 1 पेज वाले नोट्स, कल्चुरी मराठा, और उसके बाद आप कर लीजिए लोकल डायनेस्टीज। इतने आप हैंडल कर लीजिए, वो हो जाएगा आपके साथ। इतनी चीज़ें हैंडल करनी है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग पोर्शन है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए, लास्ट में इस पूरे पेपर 3 में सबसे अच्छा आपको यही लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने सिलेबस देख लिया, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिया, ये देख लिया कि सिलेबस में इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने नोट्स किस टाइप से बनाए थे। देखिए, ये जमींदारी वाला है। जमींदारी ये मेरे को लगता है कि 2014 ग्रंथ अकेडमी से काफ़ी आपको फायदा होता है। तो सीजी हिस्ट्री को प्रिपरेशन करने का 2 पोर्शन है। एक तो मैंने फॉलो करी थी हरिराम पटेल, ठीक है, इसमें मोरल सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्लस कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको आप 2014 ग्रंथ अकेडमी से भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल वर्कर पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये अच्छा दिया हुआ है इसमें। मर्जर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। और इसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हुए हैं, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, कंडेल है, सत्याग्रह, ये सबसे डिटेल में दिया हुआ है। तो 2014 ग्रंथ हरिराम पटेल तो पढ़िए ही, पर 2014 ग्रंथ अकेडमी मुझे लगता है इसको भी आप कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। और इसके जो एक्स्ट्रा नोट्स है हरिराम पटेल में स्टेपल मार दीजिए जैसे मैंने मारे थे, तो आपको फायदा होगा। 2014 ग्रंथ अकेडमी बहुत अच्छी है, और यहाँ से डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जमींदारी वाला पार्ट जो है मैंने वहीं से लिया था, जो कि स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, ग्रंथ अकेडमी की, तो मैंने वहीं से लिया था। एंड यही क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इसके नोट्स मेरे पास बने हुए थे, तो मैंने अच्छे से डील किया होगा वाले क्वेश्चन को जुलाई वाले मीन्स में। तो देखिए, यहाँ पे जमींदारी के बारे में लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ जो मर्जर हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें देख रहे हैं कितने पॉइंट है मेरे पास। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ आई एम वेरी एफिशिएंट विथ माई नोट्स। 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 पॉइंट्स हैं।
इनके कीवर्ड्स को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा, इस टाइप के फ्लो चार्ट यूज़ करूँगा। अगर साइड में स्पेस खा जाऊँगा और जहाँ से आंसर लिखा रहता है उसी के बाजू से अगर मैं ऐसा करके लाइन खींचूंगा तो आई कैन ईजिली आंसर 8 मार्क्स क्वेश्चन विद इट। और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ से मेरे को मैनेज नहीं हो रहा है, देन आई हैव दिस। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा मैं कि ज़मींदारी क्या होती थी, ब्रिटिश प्रोटेक्शनेट में क्या हुआ, कैसे कुछ ज़मींदारियाँ प्रिंसली स्टेट्स बन गई, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड कि अगर इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको कहीं भी हैंडल कर लूँगा। नोट्स का काम वही है कि आपको बेस्ट और वर्स्ट सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आपको जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सके वही है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या नोट्स बनाए हैं मैंने। वंस अगेन वही अप्रोच है, A4 पेपर है, इसको मैंने पलटा दिया है, यहाँ से बाइंड करवा दिया है, जैसे ये बाइंडिंग आपको दिख रही होगी, और यहाँ 20 से डिवाइड करके मैं यहाँ से नोट्स बनाए। ये मेरा स्टाइल है, आपका कुछ और नोट्स हो सकता है, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ काफ़ी सिस्टमैटिक है एंड एक ही ग्लांस में मैं पूरा टॉपिक देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन पूछ चुका है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पूछ चुका है। जो छत्तीसगढ़ अंटर ब्रिटिश प्रोटेक्शनेट वाला जो पार्ट है, मुझे लगता है वहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और इसमें भी देखिए मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट यहाँ से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, पुलिस और अदर एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताइए इतने मेरे पास डायमेंशन है तो मुझे क्या तकलीफ होगी एग्जाम में। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। वही पूरा मैकेनिज्म चल रहा है मेरे नोट्स में। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कुछ करके रखा है, पॉज करके पढ़ते जाइएगा। पीजेंट मोमेंट अच्छे से दिया नहीं हुआ था हरिराम पटेल में, तो फिर मैंने यहाँ पे इससे लिया है राजनांदगांव पीजेंट मूवमेंट। कंडेल नहर दिया हुआ था तो उसको लिखा नहीं है मैंने नोट्स में अपने। डोंडी लोहारा, लगानबंदी आंदोलन, कांकेर। मतलब यहाँ पे मेरे पास 7 पीजेंट मूवमेंट रेडी है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो अगर मैं 2-2 लाइन भी लिखूंगा ना पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में तो मैं उसका आंसर कर जाऊंगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लीडर, फिर लिखोगे कॉज, फिर लिखोगे इमीडिएट कॉज, फिर उसमें लिखोगे मीन इवेंट्स या फिर कोर्स, उसके बाद इसको लिखोगे रिजल्ट या आउटकम, उसके बाद इसको लिखोगे सिग्निफिकेंस। अच्छा स्कोर करना एग्जामिनेशन में तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और एक सिमेट्री प्रोवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे तो कैसे काटेगा नंबर आपके वो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया ना चीज़ों को, बहुत अच्छे से सब हेडिंग दे दिया है, आपका नॉलेज क्लियर है, सिमेट्री है, आपका एनालिसिस अच्छी है, फैक्चुअल नॉलेज अच्छा है, तो इन्हीं के बेसिस पे आपका मेंस का एक अच्छा आंसर बनता है। वर्कर पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये वर्कर मूवमेंट है। देख रहे हैं यही मेरा मेंस आंसर राइटिंग का भी रहा है स्टाइल, तो आप देख सकते हैं कि वैसे ही नोट्स मैंने बनाए और यही कहीं ना कहीं मेरे मेंस के कॉपी में जाते हैं। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर यार टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं है और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिमिलरली मैंने बता दिया कि किस टाइप से मैंने प्रिपेयर किए थे नोट्स। अब देखते हैं किस प्रकार से मैंने इसके आंसर्स लिखे। ये मेरे मॉक टेस्ट का पेपर है जो मैंने मार्च और जुलाई के बीच में लिखा है। अभी रिजल्ट पेंडिंग है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि जुलाई वाला मेंस मेरा कैसे गया है, बट मुझे पर्सनल ऐसा गट फीलिंग है कि मार्च वाले मेंस जो था उससे मेरा जुलाई वाला मेंस बहुत अच्छा गया था। अब इंटरव्यू तो मैंने स्किप कर दिया है। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो इट इज़ वेरी आयरॉनिक कि आज मेरा इंटरव्यू है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा वहाँ पे स्लॉट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता और रैंक नहीं आई होती तो हो सकता है मैं इंटरव्यू दे रहा होता। लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि CGPSC का इंटरव्यू बंक करने का मौका मिला है मुझे, एंड आई एम हियर फॉर अ हायर पर्पस एंड आई एम एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल without being in an official capacity right now. So this is such an honor for me and I want to thank each and every person जिसका contribution गया है इस प्रोसेस में। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट के आंसर्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो मॉक टेस्ट का ये जो आंसर्स है मैंने मार्च और जुलाई के बीच में लिखा था, तो मुझे लगता है कि
मार्च वाले जो मेरी आंसर राइटिंग उससे थोड़ी सी बेटर आंसर राइटिंग तब तक हो गई थी मेरी, जुलाई के जस्ट पहले। एंड अभी तो शायद मुझे लगता है कि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो स्पेस और टाइम का मैनेजमेंट भी मेरा अच्छा हो गया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ पांडु डायनेस्टी। अब इसने बोल रहा है इवेलुएट अचीवमेंट्स पांडु डायनेस्टी। तो देखो इसमें मैंने स्ट्रक्चर दिया है, पॉलिटिकली क्या है, इकोनॉमिक क्या है, कल्चरल क्या है, अदर अचीवमेंट क्या है। पॉलिटिकली में मैंने बता दिया कि लॉन्ग स्टेबल रूल दे दिए, गोल्डन पीरियड बोला जाता है इनको। इकोनॉमिक में बता दिया कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन है जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बताता है। कल्चरल बता दिया कि उसने मंदिर बनवाए और ये सब मास्टर पीसेस हैं। अदर बता दिए कि इंस्क्रिप्शन हो गए, ह्यून सॉन्ग की बायोग्राफी हो गई, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट छत्तीसगढ़ बताता है ह्यून सॉन्ग की बायोग्राफी। तो आप देख सकते हैं जो सिंपल सा क्वेश्चन था उसको मैंने तोड़ दिया है बहुत सारे डायमेंशन में और उसका आंसर कर दिया है। अचीवमेंट ऑफ पांड्या डायनेस्टी को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, पॉलिटिकल अचीवमेंट, इकोनॉमिक अचीवमेंट, कल्चरल अचीवमेंट एंड अदर अचीवमेंट। एंड इसमें मोर और लेस बहुत ही मल्टी डायमेंशनल और कोहेसिव आंसर बनाया हुआ है, तो यही करना है आपको भी। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़? मैंने बता दिया कि हिस्टोरिकली क्या क्या किया, ह्यूनसांग आए थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन बताया, अवदान शतक में जैसे मेंशन्ड है। आर्किटेक्चरल बता दिया कि आनंद प्रभु विहार हुआ, सिरपुर का स्तूपास हो गए, 5 स्टोरी संघाराम जो नागार्जुना के लिए सतवाहन ने बनाया था, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है छत्तीसगढ़ में। उसका कल्चरल बता दिया कि सिरपुर महोत्सव भी आज भी होता है, बुद्धिस्ट महोत्सव जो हो रहा है सिरपुर में फरवरी में एवरी ईयर, ये बता दिया। रिलीजियस डाइवर्सिटी में ऐड किया, बुद्धिज्म का कल्चर आया तो रिलीजियस डाइवर्सिटी तो ऐड हो गई। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैंने मल्टी डायमेंशनल आंसर दिए हैं। अब देखिए जब आप सब हेडिंग दे देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि अंदर वाले कंटेंट को अंडरलाइन करने की जरूरत होती है, क्योंकि अब ज्यादा अंडरलाइन करेंगे ना तो बहुत कंजेस्टेड दिखता है। तो अति सर्वत्र वर्जते बोलते हैं, तो ज्यादा मत करिए। अगर आपने साइड हेडिंग दे दिया है ना, तो अंदर वालों को अगर आप अंडरलाइन नहीं करें तब भी चलता है, तो समझ में आ रहा है कौन सी डायमेंशन की बात हो रही है। अब देखते हैं सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़। सत्याग्रह आश्रम, देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश डबिंग में मिस्टेक है, तो मेरा यही एडवाइस है कि हमेशा आपको इंग्लिश हिंदी दोनों डबिंग में देखना है आपको कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। लास्ट में एक बार मेंस का एक वीडियो अलग से बनेगा जहाँ पे मैं कॉम्प्रहेंसिवली आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ें को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पकड़ लिया कि यहाँ पे डबिंग मिस्टेक है, जैसे इंग्लिश के हिसाब से क्या हो रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़, ठीक है, और हिंदी के हिसाब से चल रहा है छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। अब दोनों के आंसर्स एकदम से अलग हो सकते हैं, लेकिन सीजीपीएससी ने कह दिया है कि मानक होगा हिंदी प्रीलिम्स में, और इंग्लिश और मेंस में वो एक्सपेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर अवेयर कोई एस्पिरेंट आया है तो थोड़ी सी भूल चूक को मैनेज कर ले। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी वाला ही सही है, छत्तीसगढ़ में हिंदी वाला वर्जन ही आपको प्रेफर करना है, प्रीलिम्स हो या मेंस। और इंग्लिश वाले वर्जन में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है, इंडिया जीएस वाले वर्जन में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सत्याग्रह आश्रम, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है और मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया है। तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने को इस्टेब्लिशमेंट करके एक सब हेडिंग देनी चाहिए थी और इसका ऑब्जेक्टिव करके देनी चाहिए थी। ये 2 लाइन लिखना था, ये 2 लाइन लिखना था। मुझे लगता है इसका ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता था, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। हायरार्की ऑफ चीफ ऑफिसर्स ऑफ कल्चरल पीरियड। अब देखो ये ना मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो हायरार्की तो हमने पढ़ी नहीं थी, हमने हरिराम पटेल का एक कॉलम पढ़ा हुआ था, यहाँ पे इसके ऑफिशियल्स थे, यहाँ पे उनके कुछ फंक्शन दिए हुए थे, तो उसी क्रोनोलॉजी में मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन के कीवर्ड को यूज करना था हायरार्की, तो यहाँ पे हायरार्की लिख के, हालांकि मेरे को पता नहीं है कि इल्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया है, तो जब भी आप डाउट में रहेंगे या तो स्पेस मैनेज कर लो या तो क्वेश्चन का कीवर्ड्स को यूज करके ऐसा डिस्क्राइब करने की कोशिश करो कि आप डील कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पेशेंस बांधे एग्जामिनर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारसिया, ठीक है। तो महारसिया का जो इशू था शायद यही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्योंकि हरिराम पटेल में दिया नहीं हुआ था, तो मेरी नॉलेज थोड़ी लिमिटेड हो जाती है वहाँ पे। तो ये इस आंसर के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मोर और लेस आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे मैंने किया है। सिमिलरली बाकी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कैसे अंडरलाइन किया है, स्ट्रक्चर किया है। जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगे एक छोटे क्वेश्चन में, तो ऐसे भी करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल वाला जो एग्जाम्पल था इंडियन हिस्ट्री में वैसे एक्सप्लेन किया था, वैसे यहाँ पे बोल रहा है ट्राइबल रिविलियन अंडर रूलर लीडर लोकेशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं रूलर लीडर लोकेशन। देखिए क्वेश्चन के कीवर्ड को यूज करना है सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ का जो कीवर्ड है मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, देखिए रूलर लीडर लोकेशन, ताकि एग्जामिनर को लगे कि मैं डील कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ कि मुझे ऊपर से देख के रियलाइज हो रहा है कि ये पर्टिकुलर जो मेरे क्वेश्चन है बहुत अच्छे मैंने डील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिमेट्री है, अंडरलाइन लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डायमेंशंस है,
सिमेट्री है, डायमेंशंस है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी कह लीजिए, नीटनेस है कह लीजिए, तो इट इज इक्वल टू मार्क्स इन CGPS से। ये बोल रहा है व्हाट वर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, तो कल्चर की बात कर रही है, लैंग्वेज की बात कर रही है, डेवलपमेंट लैक की बात कर रही है, डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है, मिनरल रिसोर्स की बात कर रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रही है, पॉलिटिकल विल मैनिफेस्टो ये की बात करी है। तो जितने भी क्वेश्चंस है ना, मेरे मार्क करके गंदे करने के पहले, है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, करिए पॉज करके कि मैंने क्या क्या लिखा है, देन आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ बिम्बाजी भोसले विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बस्तर, देखो ये तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता था, तो मैंने कुछ भी लिख दिया है। तो वंस अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको पता नहीं होगी, थोड़ा सा लॉजिक लगा के मोल्ड करने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ PSC के मेंस में गलत आंसर कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और खाली तो हम जाने देंगे नहीं। अगर नहीं आता है ना तो भाई साहब 1 से 1.5 नंबर तो मैं लेके जा रहा हूँ, और 1 से 1.5 नंबर लेने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, तो ये कुछ ना कुछ मैंने किया हुआ है। करेक्ट नहीं है आंसर, लेकिन मैनेज किया है। तो मैनेज कैसे करते हैं अननोन को, वो देख लीजिए यहाँ पे। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो क्वेश्चन आया हुआ था एक्चुअली में, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अंडरलाइन करना था यहाँ पे, नहीं किया है, करना चाहिए था, तो ये इंप्रूवमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर आंसर में। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रूटफुल फॉर छत्तीसगढ़, डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, तो मैंने इसको यस करके कर दिया है, लेकिन अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करना था। ठीक है, ये पॉजिटिव में तो ये जो चीज़ें हैं ये तो मेरे को बतानी थी, लेकिन मेरे को नेगेटिव में ये भी बताना था कि भाई जो इम्पोजिशन, जैसे लूट लूट मची थी, जैसे इम्पोजिशन ऑफ इरिगेशन टैक्स हुआ था कंडेल नहर में जबरदस्ती, है ना, और जिस प्रकार से वायलेंस हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी, किलिंग्स हुई थी, जंगल सत्याग्रह, सिहावा सत्याग्रह वगैरह के टाइम में, जंगल सत्याग्रह में ऐसे कुछ कुछ सत्याग्रह है जहाँ पे किलिंग हो गई थी, वर्कर मूवमेंट हो गए थे, पीजेंट मूवमेंट हो गए थे। तो मुझे वही अभी लग रहा है कि इसको मैंने बहुत ही प्रो आंसर कर दिया है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रूटफुल था। 1-2 लाइन नेगेटिव की भी ऐड करनी थी। तो एज यू कैन सी मुझे खुद के आंसर्स भी परफेक्ट नहीं लग रहे हैं अभी जब मैं देख रहा हूँ। तो आप भी परफेक्शनिज्म के पीछे मत जाइए, जस्ट कीप डूइंग एंड आप स्लोली इवॉल्व करते जाएंगे, और ये इवोल्यूशन रुकेगा नहीं। ये गुड इनफ आंसर्स थे उस टाइम पे, लेकिन अब जब मैं इनको देख रहा हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, अपने मिड ऑफ द ईयर के जो आंसर्स देख रहा हूँ, तो मुझे इनमें कमी लग रही है। तो ऐसे करके आप भी खुद ही रियलाइज करने पड़े लगेंगे एक फेज में, एंड आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। वही देख सकते हैं, टैक्स सिस्टम पूछा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, टैक्सेस, ऑफिशियल्स, टैक्स सिस्टम पूछा है ना, तो सिर्फ आपको टैक्सेस नहीं बताने हैं, आपको टैक्सेस बताने हैं, आपको ऑफिशियल्स के बारे में बताना है, और एरियाज के बारे में बताना है। तो कोई भी चीज़ को ना एकदम क्वेश्चन आते साथ एकदम लगे मत पड़िए कि भाई मैं तो रट के आया हूँ, मैं डाल दूंगा सारे आंसर। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए, 2 सेकंड 3 सेकंड, और प्लान करिए कि क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे यूजुअली होता तो यूजुअल एक एस्पिरेंट क्या करेगा, मराठा के जितने भी टैक्सेस है वो लिख देगा, और जब उसको टैक्सेस पूछना ही होता तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट आर द वेरियस टैक्सेस ड्यूरिंग मराठा एरा इन छत्तीसगढ़। लेकिन ये टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो सिस्टम में आपको टैक्सेस तो बताना ही है, उसमें कौन कलेक्ट कर रहा है, कितने टाइम पे कलेक्ट कर रहा है, डिसाइड कौन से बेसिस में हो रहा है, एरियाज कौन से थे, ये सब चीज़ भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो सब हेडिंग्स आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई नो स्पेसिफिकली, ये सबको पता है, लेकिन आंसर राइटिंग के टाइम पे जो जल्दबाजी होती है ना, उसके कारण इट कॉस्ट यू मार्क्स। ये आप लिख दोगे 15 मिनट 20 मिनट पहले आप क्वेश्चन पेपर लिख के बैठ गए हो, कोई महान काम नहीं कर लिया आपने। ठीक है, जैसे मेरा हो जाता था, लेकिन इट वॉज नेवर अ पैरामीटर कि मैं 15-20 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया मैंने पेपर, मैं हीरो हूँ। डैट 20 मिनट एग्जामिनर को नहीं दिख रहा है कि आपने 20 मिनट पहले कंप्लीट किया, एग्जामिनर को ये दिख रहा है आपने आंसर क्या लिखा है। और जब आप आंसर लिखेंगे तो एक मल्टी डायमेंशनल आंसर डालेंगे, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे है। जब भी कोई क्वेश्चन आए थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए, देखिए कि स्पेस कितना है, क्या क्या डायमेंशन ऐड करने हैं, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो अच्छे क्वालिटी कंटेंट आएगा। तो आपको ज्ञान आता है, आपने मेहनत करी है, इट्स गुड इनफ, बट हैव अ लिटिल पेशेंस बिफोर राइटिंग आंसर्स। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक अच्छा आंसर दिख रहा है, ऊपर से सिमेट्री है, अंडरलाइन सब लेफ्ट में हुए रखा है, और नीट एंड क्लीन दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि क्लास में लिखना पड़ रहा है राइटिंग पैड में, लेकिन आई हैव अ डिसेंट हैंड राइटिंग। तो प्लीज़ कोई ये ना कहे कि मेरी हैंड राइटिंग बेकार है, मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत सेंसिटिव अपने हैंड राइटिंग को लेके। तो ये जो हैंड राइटिंग्स हैं
जो आंसर्स हैं मेरी हैंड राइटिंग में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया है और अंडरलाइन कर लिया है। तो मेरे कैपिटल लेटर्स थोड़े से रश्ड लग रहे हैं, जैसे नेशनल स्कूल को आप देखेंगे तो उसको थोड़ा सा पेशेंटली अगर मैं लिखता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा आता प्रेजेंटेशन। लेकिन ठीक है, टाइम भी मैनेज करना रहता है। अब वहाँ एग्जामिनेशन के बीच में मैं मोती तो पिरो नहीं सकता हूँ, तो जितनी मेरी उस स्पीड में हैंड राइटिंग थी, तो ये मेरी हैंड राइटिंग है एंड मुझे बहुत प्यारी है, जज ना करिएगा। तो ये जो है देख रहे हैं, सिमेट्री है, अंडरलाइन है, कंटेंट है, तो ये मैंने डिलीवर कर दिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वही है कि आपको डिफरेंट जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो उसके बारे में बताना है, और लास्ट में आप बताओगे कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक नेशन वाइड फिनोमिना बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ने भी अपना पार्ट बहुत अच्छे से खेला। ऐसा करके आप क्लोज कर सकते हो आंसर। ठीक है। लेबर मूवमेंट, जैसे मैंने बताया था, लेबर वर्कर और पीजेंट बार बार पूछ चुके हैं, मेरे हिसाब से पीजेंट आना चाहिए नेक्स्ट। इसमें लेबर मूवमेंट पूछ दिया है तो मैंने बता दिया 4 लेबर मूवमेंट जो जो हुए थे। ठीक है, ये वंस अगेन 2014 ग्रंथ अकेडमी का आंसर है, क्योंकि हरिराम पटेल में नहीं था उस टाइम पे जो एडिशन मेरे पास थे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए किस टाइप से है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह देख सकते हैं, इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। देखो, सीजी हिस्ट्री में जब भी फंसोगे ना तो इंडियन हिस्ट्री आधा लिख दो। ठीक है, इस बार भी मेरे को लगता है कि शायद इंडिविजुअल सत्याग्रह का क्वेश्चन आया था जुलाई में, या तो मॉक टेस्ट का कहीं तो क्वेश्चन आया था जो मैंने रिसेंटली लिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इंडिया जीएस स्टार्टिंग 2 लाइन में, क्योंकि उतना कंटेंट था नहीं मेरे पास। कंटेंट नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया जीएस ले आओ, करंट अफेयर ले आओ, फ्लो चार्ट ले आओ, डायग्राम ले आओ, क्रोनोलॉजी ले आओ, अरे कोई कोड डाल दो, एसए के लिए कोड प्रिपेयर करते हैं ना हम लोग, वो लिख दो। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये लिख दो, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, गांधी जी। उसको लगेगा कि आपने भाई एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, लेकिन आपको पता है कि आप कितने डेस्परेट थे उस एक लाइन को भरने के लिए, है ना। तो उस सिचुएशन के हिसाब से कोड भी यूज कर सकते हो आप। जैसे मैंने करप्शन वाले में कोड्स यूज कराए हैं कि लाइक पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जैसे कि मैंने कोड लिखा है, करप्शन वाला कोई क्वेश्चन आया हुआ था तो याद से यहाँ पे मैंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इंडिया का डाल सकता हूँ रैंकिंग, या तो आप कोड से स्टार्ट कर सकते हैं कि करप्शन की पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉर्ड एक्शन का जो रहा है काफी फेमस कोट, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज फील फ्री, आता है ठीक है लिख दो, नहीं आता है तो मैनेज करेंगे ब्यूटीफुली। एंड उस ब्यूटीफुल मैनेजमेंट के चक्कर में ये होगा कि यू विल ऑल बी एबल टू आउट परफॉर्म अदर्स। मतलब आप तो डेस्पेरेसी में थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपका आंसर अलग से यूनिक हो गया है, क्योंकि आपने कोड ऐड कर दिए, कुछ ये ऐड कर दिया है। तो ठीक है, जब भी इन केस आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो प्लीज फॉल बैक ऑन दीज थिंग्स। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं एंड यू यूज देम हियर एंड देयर, अपने विवेक अनुसार, अपने डिस्क्रिशन के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, डिस्क्राइब द मेजर ट्रेंड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़। पहले भी क्वेश्चन बता चुका है, ये सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्ट वाइज क्वेश्चन है, जिसमें डिवीजन है 6 और 9 में। 6 और 9 में डिवीजन है क्वेश्चंस में, 6 मार्क्स इस पार्ट के हैं, 9 मार्क्स इस पार्ट के हैं। तो जब भी ऐसे डिवीजन होगा और पार्ट्स में होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर आपको पता हुआ है, रटे रुटाए बैठे हुए हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए। मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि पूरे पेपर भर में एक पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, पार्ट 2 में 10 मार्क वाला, बाकी पार्ट्स में 15 मार्क्स वाला। उसमें भी इनका डिसीजन मेकिंग इतना पुअर होता है जिसके कारण से 2 से 3 मार्क्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और ऐसे 2 से 3 मार्क हर पेपर में बोलोगे तो 5 नंबर का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और 7 पेपर्स में बोलोगे तो लगभग 30 से 35 नंबर के कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। फिर यही लोग लास्ट में आके बोलते हैं कि यार 8 नंबर और आ जाते तो ग्रेड 2 मिल जाता, 12 नंबर और आ जाते डिप्टी कलेक्टर मिल जाता। नो ब्रदर, आपके हाथ में था 30 मार्क लाना, 30 में से एटलीस्ट 22 मार्क्स लाना तो आपके हाथ में थे।
द प्रॉब्लम इज विथ डिसीजन मेकिंग। 15 नंबर के क्वेश्चन में ब्लंडर नहीं करने का। 8 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पे नंबर खींचना है, क्योंकि 2 नंबर में ना किसी को 1 मिले तो आपको 1.5 मिलेंगे, आधा नंबर का ही फायदा या नुकसान हो रहा है। लेकिन 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको 7 मिल गया और सामने वाले को 11 मिल गया तो उसको 4 नंबर का डिफरेंस हो गया। 4 नंबर का डिफरेंस इज इक्वल टू योर एडवांटेज दैट यू टूक इन द 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क सेक्शन। मतलब समझ रहे हो, एक गलती से आपने अपना पूरा एडवांटेज, 2 साल 3 साल की पढ़ाई, आपका फैक्चुअल नॉलेज, आपकी मेहनत, आपकी रिवीजन सब गिव अप कर दिया किसी ऐसी चीज के कारण जो कि स्मार्टनेस है, जो कि नॉलेज का भी खेल नहीं है। तो बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग बिटवीन 15 मार्क क्वेश्चंस, 10 मार्क क्वेश्चंस। जहां भी ऑप्शन दिख रहा है थोड़ा सा विवेक से देखिए कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। और अटेम्प्ट करने के पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं पर्सनली कुछ इनिशियल स्टेजेस में पेंसिल से रफ कार्व कर लेता था कि यहाँ पे मैप बनाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे ये फैक्ट ऐड करूंगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक आइडियाज हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, मैंने एकदम बता दिया। जैसे यहाँ पे मेरे को यहाँ बॉक्स बनाना चाहिए था, ये पार्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा लगे करके। यहाँ पे मैंने जो 6 मार्क्स वाला पार्ट है वो कुछ एड्रेस कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लगभग 9 मार्क्स वाला एड्रेस कर दिया है। तो यही है, इस तरीके से मैंने डील किया था इस क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट है, सिमेट्री है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन है, मल्टी डायमेंशनलिटी है, जहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। आगे देखते हैं, मिल सकते हैं पेपर में। आगे देखते हैं कि पहले से देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं से ही जोड़ देना ये वाला पार्ट जो मैं बोलने वाला हूँ। अब सब कुछ कर लिया हमने, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। व्हाट डू यू नो अबाउट रुद्र शिवा? तो रुद्र शिवा के फीचर्स डाल दीजिए। एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में ये आएगा, ये बताएगा कि भाई शैवाइट सेक्ट के लोग थे ज़्यादा, शैवाइट सेक्ट के ज़्यादा लोग थे, अब बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं कि उस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऐसा करके ऐड कर सकते हैं। फीचर बता दीजिए, और जो जनरल चीज़ें हैं कि भाई आर्किटेक्चर एक्सपर्टीज बताता है उस पीरियड ऑफ, उस एरा के लोगों का। और दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा है कि इससे ये भी पता चलता है कि जो शैविज्म था वो ज़्यादा डोमिनेंट था उस टाइम पे इस रीजन में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ खल्लारी स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मदेव। देखिए इस इंपॉर्टेंस का मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं है, क्योंकि ये मेरे डोमेन से थोड़ा सा बाहर सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसका कुछ मिलिट्री सिग्निफिकेंस हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है किसी वॉर के बारे में बताया गया है, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, तो उसका कीवर्ड ना मिलिट्री इंपॉर्टेंस में डाल दीजिए एक हेडिंग, और एक सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डाल दीजिए और आंसर लिख दीजिए। जैसे मिलिट्री, सोशियो इकोनॉमिक, और यहाँ से एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिख दीजिए, तो वो मोर और लेस जस्टिफाई कर जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड को। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिम्बाजी इन छत्तीसगढ़, सिस्टम बता दीजिए, और ये बता दीजिए पर्टिकुलर ये परगना सिस्टम के ये प्रवक्ता थे, जमींदारीज बना दी, कुछ रेवेन्यू सिस्टम सिस्टमाइज कर दिया, एक रेगुलर कोड कर दिया, और उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बता सकते हैं कि मॉस्क वॉस्क भी बनाया था इन्होंने पहला। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना, तो इसमें मेरे को लगता है कि परगना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जमींदारी कुछ कुछ नई बनवा दी थी, रेवेन्यू सिस्टम सिस्टमाइज हुआ था, तो यही आप बताएंगे तो ज़्यादा मोर देन इनफ रहेगा। 4 लाइनें बता दीजिए। ठीक है, जितने भी सिस्टम है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ राजिम स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ विलासतुंग द रूलर ऑफ नल डायनेस्टी। ठीक है, राजीव स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ विलासतुंग इंपॉर्टेंस बताना है। देखिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जहाँ तक मुझे मालूम है ना इसकी, यही थी कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस है ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट छत्तीसगढ़, इस टाइप का है। इसके अलावा जो लॉजिकल चीज़ें आपको आती हैं वो भी आप सिस्टमेटिकली उसको बता सकते हैं। मैं कंटेंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कंटेंट हर किसी का डिफर हो सकता है। मैंने एक बुक से पढ़ी, कोई 2 बुक से पढ़ा होगा, कुछ महानुभाव 8-8 बुक से पढ़ रहे हैं 8-8 सालों से, तो उनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल होंगे। तो मैं नोट्स पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन, सिमेट्री और जो मैनेजमेंट होता है अननोन्स का, उस पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं आज। ठीक है, मोहन सिंह बता सकते हैं और रतनपुर, ये बता सकते हैं डिवीजन करवाया, कॉन्स्पिरेसी हुई, कुछ कुछ हुए राजगद्दी को लेके, इनका जितने स्ट्रगल्स चले हैं मोहन सिंह जी से। मोहन सिंह जी से पर्सनली रिलेट करता हूँ क्योंकि इनका भी कट ऑफ निकल नहीं रहा था राजगद्दी का, एंड जब भी राजगद्दी की बात आती थी कहीं कहीं भग जाते थे। इट्स लाइक मिसिंग अ डे इन द कॉलेज एंड समथिंग एक्सेप्शनल हैपन्स, कि हेलीकॉप्टर उतर आया, कि डांस हो गया, कि फ्री मिठाइयाँ बढ़ गई, कहीं किसी ने ट्रीट दे दी, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो मोहन सिंह जी यूजुअली गायब रहते थे उस टाइम पे। तो काफ़ी सैड स्टोरी है, बिल्कुल रिलेट करिएगा इनसे।
एंड माई कॉन्डोलेंसेस टू मोहन सिंह जी। डिस्कस द रीजन ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रीजन बता दीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब ये देखिए मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है। मेन इवेंट्स और रायपुर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1922। देखो 1922 में कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एलिमेंट होंगे, हो सकता है विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ होंगे वहाँ पे इवेंट। और यही एक टाइम था जहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी फ्रीडम फाइटर्स की, स्पेशली बाय द यंग नेशनलिस्ट, वो इंक्रीज हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसी थीम पे थोड़ा सा आंसर्स लिखेंगे, इनको थोड़ा सा जोड़ जाड़ के अगर दो चार फैक्ट आप देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मैनेज करना था। रीजन फॉर परलकोट रिवोल्ट ऑफ 1825, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर। थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ सोमवंश ऑफ कांकेर। देखिए ये मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है कि ये तो सोमवंश जो है ना, एक कांकेर में बताते हैं, कभी पांडुवंश को भी सोमवंश बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा हिला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कंटेंट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हिस्ट्री ऑफ सोमवंश ऑफ कांकेर अगर बोल रहा है, उसका मैनेज नहीं करते बन रहा है ना, और 7 लाइन दी हुई है, तो साइड में ना मैप बना के मॉडर्न डे कांकेर का जो रीजन है ना उसको हाईलाइट कर देना। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन मान के चलो काफ़ी इफेक्टिव है एंड काम कर जाती है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है ये वाला डिफ्रेंसिएशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आज भी, कि सोमवंश को लेके क्या क्या कौन से डायनेस्टीज जुड़ी हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा देख ले जहाँ कैसे मैनेज करना है। बाकी अगर मैनेज करते नहीं बन रहा है, कंटेंट कम है, तो कैसे मैनेज करना है वो मैंने बता दिया। वहाँ से मैंने आपकी 1-1.5 लाइन कम करवा दी है, तो देख लीजिएगा। ट्रैवल अकाउंट ऑफ ह्यूनसांग रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ साउथ कोसल। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ह्यूनसांग जब आए थे तो आप बता सकते हैं कि भाई पीरियड क्या था, इन्होंने क्या क्या बताया छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया था मैंने, कियास्लो, या फिर CU की इनकी जो ट्रैवल बायोग्राफी है उसमें मैंने छत्तीसगढ़ को कियास्लो बुलाया था। ये पर्टिकुलर जो है, इनके कारण पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था छत्तीसगढ़ एज ए बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, ये भी बोल सकते हैं। फिर ये बता सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी बताई है, रिलीजियस टॉलरेंस बताया है रूलर का। तो इस टाइप से आप मल्टी डायमेंशनल आंसर एक फ्रेम कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 लाइन है ना। तो इसमें आप ये बता सकते हैं, सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं, रूलर के बारे में बता सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में बता सकते हैं, नेम्स गिवन के बारे में बता सकते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने क्लेम किया था कि सिरपुर में कई लाख स्तूपास है। अभी तो मिले नहीं आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में, लेकिन ठीक है इन्होंने कह दिया था तो कंसिडर कर लो। और किनके टाइम पे आया था, तो यूजुअली ये महाशिव गुप्त बालार्जुन के टाइम पे आए थे, जो कि एक गोल्डन पीरियड हुआ था छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में। तो उनके उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी इन्होंने बताया है। राजा की कुछ बड़ाई करी होगी, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कुछ कहा होगा, लोगों के बारे में कुछ तारीफ में 2-3 लाइनें लिख दी होंगी। तो वो सब चीज़ों को कंपनसेट करके आंसर डाल दीजिए, बन जाएगा आंसर। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ स्वराज पार्टी इन छत्तीसगढ़। देखिए स्वराज पार्टी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि स्वराज पार्टी ये स्वराज पार्टी का क्या था। और जहाँ तक मुझे पता है कि इम्पैक्ट इसका यही था कि इसने एक फाउंडेशन ले किया, और इसके कारण जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए उसमें कुछ 42 सीट्स आई थी 70 में। और यहाँ स्वराज पार्टी के फाउंडेशन में जितने भी लीडर्स थे जो एक्टिव हुए थे, वही बाद में जाके बहुत बड़े बड़े नेता बने, एंड दे बिकेम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर्स। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना कॉमन इंसान का, वो स्वराज पार्टी से ही निकले। और इनका जो विनिंग ऑफ इलेक्शन जो स्वराज पार्टी से स्टार्ट हुआ था 1927 के आसपास, वो इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कंटिन्यू रहा। तो जो लोग स्वराज पार्टी में इलेक्ट होकर आए थे, आप पैटर्न देखेंगे वही वही लोग बार बार इलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के यहाँ पे आप स्वराज पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि बहुत ही साउंड पॉलिटिकल जो था, जो कि स्वराज पार्टी का जो एम रहा है, जो कि इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एंटी इंडिया बिल को ये लोग रोकेंगे। तो वही वो कह सकते हो कि व्हाट वाज अ मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। और ये जो एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करने लगे FY एंटरिंग इनटू द काउंसिल, तो ये इस टाइप से आप इम्पैक्ट बता सकते हो कि क्या था। और साथ ही छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में आप ये बता सकते हो कि जो पॉलिटिकल जो मेन चेहरे निकले वो स्वराज पार्टी से इन्वॉल्व थे, एंड आने वाले इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस तक भी ये प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स बने रहे। तो स्वराज पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ले किया था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन छत्तीसगढ़। ऐसा करके आप थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिएगा तो बन जाएगा अच्छा आंसर इसमें। राइट और नोटर रिप्रेजेंटेशन, तो ये तो सही है। RCG, रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल बैरिस्टर और घनश्याम सुगुप्त,
ये इनका रिप्रेजेंटेशन था और प्रिंसली स्टेट से भी 3 लोग थे। ठीक है, तो 6 लोग थे, तो उसको आप ऐसा टेबल बना के बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस टाइप से बता सकते हैं कौन कौन कहाँ था। ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्ट्स लिख देंगे मिल जाएगा इसमें आंसर्स। सूबा सिस्टम बता सकते हैं, क्या होता है सूबा सिस्टम बताइए। ठीक है, एडवांटेजेस टू मराठास बताइए और डिसएडवांटेज टू छत्तीसगढ़िया पीपल बताइए। इस सिस्टम क्या है बता दीजिए, क्या एडवांटेज हुए डिसएडवांटेज हुए ये बता दीजिए, और इस सिस्टम के अंदर कुछ कुछ ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, कमावेजदार, सूबेदार, इनके बारे में बताइए, और जो सिस्टम था ये भी बता दीजिए। तो अभी इतने डायमेंशन मुझे याद आ रहे हैं, इसमें और डायमेंशन होंगे तो इसी थीम में आप ऐड कर सकते हैं। वंस अगेन लगभग 7 लाइन है, तो 7 डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, अपने व्यय के अनुसार कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देशी रियासतों के विलीनीकरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए जो मर्जर ऑफ स्टेट्स था उसके नोट्स मैंने आपको बताए थे पीडीएफ में, डायरेक्ट उसको यहीं पे डाल देंगे तो बन जाएगा काम। अचीवमेंट्स और ज्यादा दे फर्स्ट और रतनपुर पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुए थे 2019 में इसमें। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, बाहुबली रहे हैं ये कलचुरी साम्राज्य के, तो इनके अचीवमेंट हर किसी को पता ही है, तो उसको आराम से लिख दीजिए। अब अचीवमेंट जब वो बोल रहा है ना, तो पॉलिटिकल अचीवमेंट, मिलिट्री अचीवमेंट, उसके बाद आप कह सकते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट भी कह सकते हैं, और उसके बाद डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र शासन चालू किया था, मिलिट्री काफ़ी तगड़ी थी, उड़ीसा तक राज्य पहुंचाया, सोमेश्वर देव प्रथम को बंदी बना दिया, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि विजय थे, विजय है, विजय रहेंगे, है ना। तो इन्होंने पूरी अपनी दबंगई बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी थी, और बहुत कह सकते हैं वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स हैं पूरे छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में, स्पेशली एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री के दौरान काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। एंड साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार से गोल्ड के कॉइन्स इशू करे थे, नया सिटी स्टैब्लिश करे थे, तो गोल्ड के कॉइन हो गए, अर्बनाइजेशन हो गए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिटीज या अर्बन सेंटर्स हो गए, हमेशा एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अचीवमेंट में डाल सकते हैं। साइड हेडिंग्स में तोड़ दीजिए, और जो आपको नोन जो फैक्ट है, जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो हर किसी को आता है जाजलदेव प्रथम के बारे में, उनको इन सब हेडिंग्स में फिट करने की कोशिश करिए, तो मुझे लगता है अच्छा आंसर बनेगा। उसके बाद हाउ डिड मिस्टर एग्न्यू रिस्ट्रक्चर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ आफ्टर द चेंज ऑफ द कैपिटल। तो इसमें बहुत सारे जो चेंजेस उन्होंने किए थे, कैपिटल शिफ्ट करना, 27 परगनों को 9 में करना, सिस्टमाइज कर देना, 3 इंस्टॉलमेंट इंट्रोड्यूस करना, मॉनिटरी सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, कम्युनिटी गुड्स से जो रिलेटेड फैक्ट्रीज थे वो भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। तो वंस अगेन कंटेंट पे नहीं जाते हैं, जो भी पॉइंट्स है साइड हेडिंग पे तोड़िएगा और इसमें लिख दीजिएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ईज ऑफ पेमेंट्स या ईज ऑफ पेमेंट्स या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ये हो गया। और उसके बाद जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में उन्होंने कुछ कुछ पोस्ट, पटेल के पोस्ट को हटा दिया था, है ना, तो ये सब चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब फैक्ट्स को आप अच्छे साइड हेडिंग्स में तोड़िए, सिमेट्री चेस करिए, साइड हेडिंग्स दीजिए, और ये सब कंटेंट डालते जाइए, तो एक अच्छा आंसर बनेगा इसमें भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ पांडु वंश और सिरपुर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। ठीक है, राइट एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ पांडु वंश ऑफ सिरपुर, गिव एन अकाउंट ऑफ द कंटेम्प्रेरी रिवोल्ट इन छत्तीसगढ़ रेफरेंस टू 1857 रेवोल्यूशन। आपको लग रहा होगा दोनों सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन ये सिर्फ पांडु वंश के बारे में है, और ये कंटेम्प्रेरी रिवोल्ट्स के बारे में पूछ रहा है, जो कि 3, 4 या 5, 6 है, जहाँ तक मुझे आ रहा है 6 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और मैंने भी यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बताते बनती है कि 1857 में कंटेम्प्रेरी कौन से रिवोल्ट चल रहे थे। सोना खान, हनुमान सिंह का उसके थोड़े बाद आया, ठीक है, सुहागपुर हो गया, संबलपुर हो गया, रंगाजी बापू वाला भी शायद मैं एकदम श्योर नहीं हूँ 1857 के आसपास थे, लेकिन ये सब थे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 चीज़ें हो गई हैं, 6 के बारे में 3-3 लाइन भी लिख दिया मैंने, तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो अगर 3-3 लाइन लिख दी तो 18 लाइन तो ऐसी हो गए ना मेरे, और एक आध इंट्रोडक्शन दे दूंगा, 1 लाइन का आधा मन माफिक जो भी इंट्रोडक्शन होगा, और लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि 1857 के जो आग लगी हुई थी देश भर में, वही सेम छत्तीसगढ़ में थी, और छत्तीसगढ़ ने भी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवोल्ट में, है ना, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को कंट्रीब्यूशन था, स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया इन्होंने भी, तो ऐसा करके आप समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही है जो मैंने 15 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पेपर 3 का जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी, क्योंकि ये पहला सीरियस जीएस का पेपर था। इसके पहले लैंग्वेज और ऐसे चल रही थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी रिलेटिवली सिंपल होती है।
ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बताई पेपर 3 की, मोर और लेस यही स्ट्रैटेजी यूज़ होगी। और जो स्पेसिफिक कुछ अगर चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी में मैप बनाना, इंडियन ज्योग्राफी में मैप बनाने वाली बात होगी, इकोनॉमिक्स में डेटा ग्राफ देने की बात होगी, इकोनॉमिक सर्वे या बजट कोड करने की बात होगी, वो ओवर द टाइम हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे, मैं आपको बताते रहूँगा कैसे कैसे चीज़ है। जीएस आंसर राइटिंग का मोटा मोटी तौर पे यही है जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने डिवाइस करी है। कुछ कुछ ही स्ट्रैटेजी है, सिमेट्री, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, मैनेजिंग द अननोन्स, इसी प्रकार की जो स्ट्रैटेजी यही कॉपी पेस्ट होंगी थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ। तो ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है पेपर 3 का जो मैंने डिस्कस किया है। थोड़े से लंबे रहे हैं लेक्चर, लेकिन आई हैव ट्राई टू डील विद ईच एंड एवरी माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो मैंने पर्सनली ट्राई किया और इम्प्लीमेंट किया अपने मेंस एग्जामिनेशन में। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मदद हो रही होगी जितने भी सीरीज़ आ रहे हैं इस दौरान। हो सकता है जब तक आपकी सीरीज़ आ जाए तब तक मेरी पोस्टिंग हो जाए और मैं आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट जो भी अप्रिसिएशन होगी वो तो सब समझ में आ ही जाएगी मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।